हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक टॉपिक को क्लियर किया था, जो भाग 5 का अंतिम टॉपिक था। तो स्टूडेंट, भाग 5 हमने क्लियर कर लिया था पिछली वीडियो में। अब हम भाग 6 को पढ़ेंगे, जिसमें राज्य के बारे में सारी व्यवस्थाएँ बताई गई हैं। और स्टूडेंट, भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट्स, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, भाग 6 स्टार्ट करते हैं। भाग 6 में स्टूडेंट राज्य की सारी व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट, संघ को भी हमने बेसिक लेवल पर 4 भागों में बांटा था, इसी प्रकार से राज्य को बेसिक लेवल में 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 राज्य की कार्यपालिका, नंबर 2 राज्य की विधायिका, नंबर 3 न्यायपालिका। तो स्टूडेंट, जो राज्य की कार्यपालिका होती है इसको भी डिवाइड करते हैं। तो इसको किन किन पार्टों में डिवाइड करते हैं? सबसे पहला राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल महोदय आते हैं। इसके बाद सीएम एंड मंत्री परिषद आता है। इसके बाद स्टूडेंट राज्य का महाधिवक्ता आता है। ये सभी राज्य कार्यपालिका के मुख्य अंग हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, राज्य विधायिका। तो स्टूडेंट, राज्य विधायिका में हम किसको पढ़ते हैं? विधानमंडल को पढ़ते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट, संघ की विधायिका में हम संसद को पढ़े थे और संसद के 3 अभिन्न अंग थे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार से जो राज्य की विधायिका होती है, राज्य की विधायिका में विधानमंडल को पढ़ते हैं और विधानमंडल में उसी प्रकार से 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो स्टूडेंट, जहाँ पर विधान परिषद होती है वहाँ के विधानमंडल में 3 अंग होते हैं, और जहाँ पर विधान परिषद नहीं होती है वहाँ के विधानमंडल में सिर्फ 2 ही अंग होते हैं, एक राज्यपाल और एक विधानसभा। तो स्टूडेंट, अभी हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य के 28 सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के अंतर्गत हम यहाँ पर हाई कोर्ट, जिसको उच्च न्यायालय कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। और स्टूडेंट, जिला एवं सत्र न्यायालय को भी पढ़ते हैं। हालांकि जिला एवं सत्र न्यायालय ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट के साथ ही जिला एवं सत्र न्यायालयों को पढ़ा जाता है। तो स्टूडेंट, भाग 6 में जो राज्य है, स्टेट है, उसको राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका और राज्य न्यायपालिका में डिवाइड किया गया है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका को पढ़ेंगे, और राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले राज्यपाल, जिसे गवर्नर कहते हैं, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको हम बताए थे कि भाग 6 में अनुच्छेद 152 से स्टार्ट होते हैं और 237 तक भाग 6 में आते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 152 को समझते हैं। 152 अनुच्छेद में क्या है? तो अनुच्छेद 152 में है राज्य की परिभाषा। स्टूडेंट, यहाँ पर कौन से राज्य की परिभाषा है? इससे पहले हम अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 को पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी हुई है, अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी हुई है, और स्टूडेंट अनुच्छेद 152 में भी राज्य की परिभाषा दी हुई है। तो इन सभी परिभाषाओं में अंतर क्या है? तो स्टूडेंट, जो अनुच्छेद 12 में और 36 में राज्य की परिभाषा दी हुई है, वहाँ पर राज्य का मतलब सरकार से या सरकारी संस्थाओं से है। और अनुच्छेद 152 में जो राज्य शब्द परिभाषित किया गया है, यहाँ पर स्टूडेंट राज्य की परिभाषा स्टेट वाले राज्य से है। जैसे वर्तमान में हमारे कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। तो स्टूडेंट, जो 28 राज्य हैं, इन्हीं राज्यों की परिभाषा अनुच्छेद 152 में दी हुई है। तो स्टूडेंट, इसमें बताया गया है राज्य की परिभाषा में राज्य वही हैं जो अनुच्छेद 1 में बताए गए हैं। और स्टूडेंट, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। तो स्टूडेंट, जो अनुच्छेद 1 में राज्य बताए गए हैं, वही वाले राज्य अनुच्छेद 152 में है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम राज्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट, राज्यपाल कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 से स्टार्ट हुआ है। तो स्टूडेंट, हम गवर्नर को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 153 में क्या बताया गया है गवर्नर से संबंधित? ये बताया गया है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते भी हैं, प्रत्येक राज्य में
एक राज्यपाल होता है तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 153 के तहत होता है। स्टूडेंट, आप लोग ये बात जरूर समझ रहे होंगे कि कभी कभी किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहता है, किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को ही चार्ज दे दिया जाता है। तो ऐसा कैसे होता है आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि स्टूडेंट 153 में लिखा हुआ है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन दूसरे राज्य के राज्यपाल को चार्ज दे दिया जाता है। तो इसके लिए स्टूडेंट क्या व्यवस्था है इसको समझते हैं। अनुच्छेद 153 में ही 7वें संविधान संशोधन 1956 में स्टूडेंट इसमें एक लाइन और जोड़ी गई है, और क्या जोड़ी गई है कि एक से अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। तो स्टूडेंट, जब 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये प्रावधान भी कर दिया गया है, तब से स्टूडेंट एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य का चार्ज दे दिया जाता है। क्योंकि स्टूडेंट, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय अनुच्छेद 153 में सिर्फ यही लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बाद में इसका प्रावधान किया है। तो स्टूडेंट 1956 के बाद से क्या होता है कि एक या दो राज्यों का चार्ज भी एक ही राज्यपाल को दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट, वो किसके तहत दे दिया जाता है? 153 में जो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये लाइन जो जोड़ी गई है, इसके तहत दे दिया जाता है। और इसमें क्या जोड़ा है? एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट समझते हैं अनुच्छेद 154 में क्या है। 154 में है राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम अनुच्छेद 53 पढ़े थे, तो अनुच्छेद 53 में क्या था कि संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, या स्टूडेंट इसको नाम मात्र का प्रमुख भी बोलते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल महोदय होते हैं, ये अनुच्छेद 154 में बताया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद 155 में क्या बताया गया है इसको समझते हैं। अनुच्छेद 155 में नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि जो राज्यपाल महोदय होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो स्टूडेंट, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद 156 में क्या बताया गया है? 156 में कार्यकाल बताया गया है कि राज्यपाल महोदय जी का कार्यकाल क्या होता है। तो स्टूडेंट, नॉर्मल स्थिति में 5 वर्ष होता है, और वैसे प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं राज्यपाल महोदय। इसका मतलब प्रसाद पर्यंत का मतलब स्टूडेंट होता है कि राष्ट्रपति महोदय जब तक चाहें राज्यपाल को रख सकते हैं राज्य में, और जब हटाना चाहें तब हटा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसी को प्रसाद पर्यंत कहते हैं। वैसे स्टूडेंट, नॉर्मल स्थिति में देखा जाए तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो स्टूडेंट, ऑप्शन किस प्रकार से दिए हुए हैं उस तरीके से आपको पिक करना होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। अगर उसमें 5 वर्ष है और प्रसाद पर्यंत ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो 5 वर्ष को टिक करेंगे। और स्टूडेंट, प्रसाद पर्यंत ऑप्शन में है तो प्रसाद पर्यंत को ही टिक करेंगे, 5 वर्ष को टिक नहीं करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट समझते हैं अनुच्छेद 157 में योग्यताएं बताई गई हैं कि राज्यपाल महोदय जो बनेंगे उनकी योग्यताएं क्या होंगी। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। तो जो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा उसी को राज्यपाल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, विधानसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। जो विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो स्टूडेंट, 157 में ये योग्यताएं हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद 158 में कुछ शर्तें दी हुई हैं कि राज्यपाल जो भी बनेगा उसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी, उनको भी समझते हैं। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, लाभ का पद से मतलब है यहाँ पर कि सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। तो ये शर्त हो गई। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वेतन उन राज्यों से ऐसे अनुपात में दिया जाएगा जैसे राष्ट्रपति निर्धारित करें। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बता चुके हैं कि राज्यपाल महोदय कभी कभी 2 राज्यों के एक ही बना दिए जाते हैं, तो उनका जो वेतन होता है वो वेतन कौन सा राज्य देता है तो किस प्रकार से देता है, इसके बारे में भी एक शर्त बताई गई है कि भैया जो वेतन दिया जाएगा वो वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जिस अनुपात में राष्ट्रपति महोदय तय कर दें। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कोई एक ही राज्यपाल है, तो राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करेंगे कि उत्तर प्रदेश कितना वेतन देगा और मध्य प्रदेश कितना वेतन देगा। स्टूडेंट, टोटल वेतन 3.5 लाख ही मिलेगा।
इसी 3.5 लाख को दोनों राज्यों में अनुपात में बांट दिया जाएगा। राष्ट्रपति तय करते हैं, राष्ट्रपति जिस अनुपात में तय कर देते हैं वो राज्य उसी अनुपात में राज्यपाल महोदय जी को सैलरी दिया करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, वेतन भत्ते पेंशन का निर्धारण संसद करेगी। तो स्टूडेंट राज्यपाल महोदय जो होते हैं उनकी वेतन भत्ता जो भी होता है और पेंशन होती है उसका निर्धारण कौन करता है? तो स्टूडेंट वेतन भत्ते पेंशन का निर्धारण हमारी संसद करती है। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें थीं जो 158 अनुच्छेद में बताई गई हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 159 समझते हैं। 159 अनुच्छेद में शपथ के बारे में बताया गया है, अर्थात शपथ किसकी लेते हैं राज्यपाल महोदय और शपथ उनको कौन दिलाता है? तो स्टूडेंट उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। जैसे स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल बनते होंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है अर्थात हाई कोर्ट है, कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य जज रहते होंगे वही शपथ दिलाते होंगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। या स्टूडेंट कभी किसी परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो हाई कोर्ट के जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे राज्यपाल महोदय जी को। तो स्टूडेंट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और शपथ किसकी दिलाते हैं? तो स्टूडेंट वही शपथ दिलाई जाती है जो राष्ट्रपति महोदय जी को दिलाई जाती है संविधान के रक्षा की। राज्यपाल महोदय जी से जो बेसिक अनुच्छेद बनते हैं वो स्टूडेंट इतने ही पढ़ने हैं हमें। नेक्स्ट स्टूडेंट नोट में कुछ समझते हैं। नोट में बताया गया है, सबसे पहला नोट है RS सरकारिया आयोग। तो स्टूडेंट यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि RS सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग। तो स्टूडेंट केंद्र में और राज्य में किस प्रकार का संबंध रहना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट राज्यपाल जो पोस्ट होती है, जो गवर्नर पोस्ट होती है, ये सबसे विवादास्पद पोस्ट होती है क्योंकि केंद्र में मान लीजिए किसी और की सरकार है और राज्य में किसी और की सरकार है। तो स्टूडेंट केंद्र के मंत्रिपरिषद के अनुसार जो केंद्र का मंत्री परिषद सिफारिश करेगा राष्ट्रपति महोदय उसी व्यक्ति को गवर्नर बनाएंगे। वो व्यक्ति गवर्नर बनेगा वो केंद्र सरकार अर्थात केंद्र में जिसकी सरकार होगी उसकी पार्टी से संबंधित होगा या केंद्र में जिसकी सरकार होगी उसका करीबी होगा। तो स्टूडेंट राज्य में मान लीजिए दूसरी पार्टी की सरकार है तो राज्यपाल में और CM में जो उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनमें ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं रहते हैं। इसलिए स्टूडेंट केंद्र में और राज्य में संबंध किस प्रकार से अच्छे रहें इसके लिए RS सरकारिया आयोग बनाया गया था और इस आयोग ने स्टूडेंट सिफारिश की थी। केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित था RS सरकारिया आयोग। तो स्टूडेंट इस आयोग ने सिफारिश क्या की थी? तो इसने सिफारिश की थी CM से विचार विमर्श करके राज्यपाल की नियुक्ति को संवैधानिक करने की सलाह दी थी। इन्होंने सलाह कब दी थी? तो 1987 में। RS सरकारिया आयोग की सिफारिशों को कोई वरीयता नहीं दी गई, अर्थात केंद्र के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही गवर्नर अभी तक बनते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इससे संबंधित एक और कमेटी बनी थी MM पुंछी आयोग कहते हैं जिसे, MM पुंछी आयोग। तो स्टूडेंट ये भी जो समिति है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी और इस समिति ने क्या सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए और हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये RS सरकारिया आयोग और MM पुंछी आयोग बहुत पूछे जाते हैं कि किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित हैं ये दोनों आयोग और इन्होंने सिफारिश क्या क्या सौंपी थी तो ये हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों को समझते हैं। तो सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी शक्ति को समझते हैं। CM और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। जी हाँ दोस्तों, जो राज्यपाल महोदय होते हैं, राज्य में जितने विश्वविद्यालय होते हैं उन सभी विश्वविद्यालयों के राज्यपाल महोदय कुलाधिपति होते हैं तथा विश्वविद्यालयों के उपकुलपति की नियुक्ति करते हैं। तो स्टूडेंट राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के खुद वो क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं और सभी विश्वविद्यालयों में, सभी यूनिवर्सिटियों में क्या करते हैं? वो एक एक उपकुलपति की नियुक्ति कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ मुख्य कार्य रहे हैं कार्यपालिका संबंधी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम विधायिका संबंधी कार्य समझते हैं, अर्थात राज्यपाल के विधायिका संबंधी क्या क्या कार्य होते हैं। तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्यों के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम आपको बताए थे राष्ट्रपति महोदय जी को भी ये शक्ति प्राप्त होती है अध्यादेश की। तो स्टूडेंट राष्ट्रपति महोदय जी को अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त होती है 123 के तहत, और राज्यपाल महोदय जी को 213 के तहत
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। और किन विषयों पर? तो राज्यों के विषयों पर, केंद्र के विषयों पर नहीं। लेकिन अध्यादेश 6 महीनों के अंदर विधानमंडल से पास करवाना पड़ता है और सत्र आने के 6 सप्ताह के अंदर पास करवाना पड़ता है। सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, मतलब विधानसभा की और विधान परिषद की जो बैठकें बुलाई जाती हैं उनको सत्र कहते हैं। तो सत्र को बुलाते कौन है? राज्यपाल महोदय। सत्र को ख़त्म कौन करते हैं? तो राज्यपाल महोदय। इसी प्रकार स्टूडेंट राष्ट्रपति महोदय संसद के सत्र को बुलाते हैं और संसद के सत्र को ख़त्म करते हैं। इसी प्रकार राज्य में राज्यपाल महोदय विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं, विधानमंडल के सत्र को समाप्त करते हैं। विधान परिषद में अनुच्छेद 171 के तहत 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते थे, इसी प्रकार विधान परिषद जो उच्च सदन होता है राज्यों का, इसी में स्टूडेंट अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल महोदय क्या करते हैं कि जितने भी सदस्य होते हैं विधान परिषद में उसके 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो 5 क्षेत्रों में एक्सपर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट 5 क्षेत्रों में जो एक्सपर्ट होते हैं, किन किन क्षेत्रों में एक्सपर्ट होना चाहिए? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन। स्टूडेंट इस बात को याद रखना है, राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में जिन 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं वो 4 क्षेत्रों में एक्सपर्ट होते हैं, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। लेकिन विधान परिषद में राज्यपाल महोदय जिन 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो 5 क्षेत्रों में एक्सपर्ट होना चाहिए। इसमें सहकारी आंदोलन भी जुड़ जाता है। अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। जैसे स्टूडेंट राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया करते थे, अब नहीं करते हैं। 2019 में ये प्रावधान हटा दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट राज्य की विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल महोदय मनोनीत करेंगे, ये प्रावधान नहीं हटाया गया है। तो अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल महोदय क्या करते हैं? तो मनोनीत करते हैं। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कोई विधेयक कानून बनता है। तो जैसा कि स्टूडेंट राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में देश के लिए कोई कानून बनता है, उसी प्रकार राज्य के लिए कोई कानून बनाना होगा तो विधानमंडल पास करता है। विधानमंडल के पास करने के बाद में राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। धन विधेयक को छोड़कर बाकी विधेयकों पर राज्यपाल महोदय अनुच्छेद 200 के तहत क्या क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, राज्यपाल महोदय धन विधेयक को छोड़कर, अर्थात धन विधेयक के संबंध में ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, बाकी सभी विधेयकों पर ये शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो अनुच्छेद 200 के तहत प्राप्त हैं। तो कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? जैसे मान लीजिए विधानमंडल ने कोई प्रस्ताव पास करके भेजा राज्यपाल महोदय जी के पास में, तो राज्यपाल महोदय क्या क्या कर सकते हैं? पुनः विचार के लिए वापस विधेयक भेज सकते हैं। राज्यपाल महोदय पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। JB/पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट JB पॉकेट का मतलब क्या होता है कि जो भी विधानमंडल के द्वारा कानून पास होके आया है उसको अपनी जेब में रख, यही JB पॉकेट वीटो होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा केंद्र में राष्ट्रपति महोदय जी के पास में पुनः विचार की शक्ति प्राप्त थी, JB पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त थी, निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त थी, अर्थात किसी विधेयक को पास करने से मना कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल महोदय जी के पास में निषेधाधिकार शक्ति प्राप्त नहीं होती है, अर्थात कोई विधेयक आएगा उसको मना नहीं कर सकते हैं, पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं और अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। और तीसरी शक्ति क्या होती है कि किसी भी विधेयक को राज्यपाल महोदय जी को लगे कि ये विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजना अनिवार्य है, तो राज्यपाल महोदय उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। वैसे स्टूडेंट आपको एक बात और बताऊं, हाई कोर्ट से संबंधित कोई विधेयक होता है, मतलब हाई कोर्ट की शक्तियों को कम किया जा रहा है, ऐसा कोई विधेयक है तो राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति के पास जरूर भेजते हैं। तो स्टूडेंट ये जो शक्तियाँ राज्यपाल महोदय जी को प्राप्त होती हैं ये धन विधेयक के संबंध में नहीं प्राप्त होती हैं, बाकी सभी विधेयकों में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट न्यायिक शक्तियों को समझते हैं। राज्यपाल महोदय जी की न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं? तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान की शक्ति, लेकिन मृत्यु दंड को छोड़कर। स्टूडेंट केंद्र में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय जी को क्षमादान की शक्ति जो प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात मृत्यु दंड को भी वो क्षमा कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल महोदय जो होते हैं उन्हें अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति तो प्राप्त है लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, बाकी हर प्रकार की सजा को वो क्षमा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट समझते हैं अनुच्छेद 233 हाई कोर्ट से विचार विमर्श करके जिला जजों की नियुक्ति। तो स्टूडेंट राज्यपाल से जुड़े हुए ज़्यादातर चीज़ें सब क्लियर हो गई हैं। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।